तो आई होप सो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो। और अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो और जिन्हें समझ में नहीं आया हो उनके लिए तो रहने दो फिर। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आपके लिए नई चीज़ है। जैसे क्लास 11 में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को रन आउट कर रहा था, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा था वो अपने आप में उसको रख रहा था। लेकिन जब क्लास 7 में सोल प्रोप्राइटरशिप जब हमारा चल रहा था तो हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या क्या बना रहे थे। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे और सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे। बैलेंस शीट तो सब में बनेंगे ही, लेकिन क्लास 12 में क्या है, जो पार्टनरशिप हम लोग बना रहे हैं, पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट क्या क्या बनेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जो 11th क्लास में बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, लेकिन एक नई चीज़ भी हमें बनानी पड़ेगी जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जांपल में मान लो ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स है, ठीक है, और 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। उन लोगों को ये 3 लाख इक्वली बांटना है, जो भी प्रॉफिट होगा उनको इक्वली बांटना है। तो ए 1 लाख लेगा, बी 1 लाख लेगा और सी 1 लाख लेगा। ओके, तो हम अब यहाँ बात करते हैं एप्रोप्रिएशन जो है उसका मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर है क्या, इसमें क्या क्या होते हैं। तो ओनली पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस इनकम विल कम अंडर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला पॉइंट ये बता रहा है कि पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जो भी हमारे इनकम होंगे, उस सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मेंशन किए जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल में ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स है। दे एडमिटेड 1 एम्प्लॉय इन देयर बिजनेस। उन लोगों ने एक एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में रखा जिसकी सैलरी उन लोगों ने 20,000 रुपये पर मंथ रखी। ओके, ही इज़ नॉट आवर पार्टनर, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय, हिज एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने ऊपर क्या कहा कि जो पार्टनर से रिलेटेड हो हम उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करेंगे, उसी की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन की जाएगी। लेकिन अगर हम किसी को एज ए एम्प्लॉय रख रहे हैं अपने बिजनेस में, कोई काम के लिए रख रहे हैं, तो उसको जो भी उसकी एंट्री होगी उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। वो हमारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं है। तो ये जो एम्प्लॉय है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी नहीं जाएगा। नॉर्मल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है इफ़ ए रिसीव 10,000 सैलरी एंड ही इज़ अ पार्टनर इन द बिजनेस देन वेयर हिज एंट्री इज रिकॉर्डेड। जब ए है, ए को 10,000 रुपये सैलरी पर मंथ मिल रही है और वो बिजनेस का पार्टनर भी है, तो उसकी एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन की जाएगी। तो जो ए है वो हमारा क्या है, बिजनेस पार्टनर है, उसको सैलरी मिल रही है, तो वो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ़ एनी पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देन इट विल गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे कह रहे हैं अगर कोई पार्टनर के जो भी एक्सपेंसेस है अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। भले ही वो बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड एंट्री है लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएंगे अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तब। इससे पहले मैंने कहा कि पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी हो वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन होंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, भले ही बिजनेस पार्टनर का हो लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, तो उसे हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेंगे। अब यहाँ बात आती है चार्ज है क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या, तो ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ रनिंग अ बिजनेस ही गेट अ बिग लॉस इन इट बट ही हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 ऑफ दैट प्लेस वेयर ही इज़ वर्किंग। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर एक
बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कुछ पार्टनर्स ने मिल के बिजनेस स्टार्ट किया है और उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया, जो कि वो लोग अब बहुत भयानक लॉस हुआ, अब वो लोग बिजनेस को रन आउट नहीं कर सकते हैं। तो जो ए है उसको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, चाहे टेलीफोन का बिल, जो भी हो वो सब कुछ पे आउट करना पड़ेगा। उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी है और टेलीफोन बिल जो भी है, सब कुछ उसको पे आउट करना पड़ेगा, और जो ये पे करेगा वो एंट्री हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है दोज एक्सपेंसेस विच हैज़ टू बी पे इवन इफ देर इज़ अ लॉस इट इज़ कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये मैं बता रही हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या। तो दोज एक्सपेंसेस विच हैज़ टू बी पे, ऐसे एक्सपेंस जिसको हमें पे करना ही है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, उसी को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल में मैंने कहा ही अभी, टेलीफोन बिल, चाहे एम्प्लॉय की सैलरी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाहे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब चीज़ें हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आएगी और हमें इन सब चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। वी हैव टू पे दैट अमाउंट फ्रॉम आवर हाउस और फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। जो भी हमारी ये पैसे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम उसको भेज रहे हैं, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जो एंट्रीज है, उसके पैसे हमें अपने पॉकेट से देनी पड़ेगी, हमें अपने घर से देना होगा। उसके बाद है वॉट एवर रिटन इन एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड हैज़ टू बी फॉलोड। अगर हमें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और हमने वादा कर रखा है, हमने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि बी को हम सैलरी देंगे, ए को हम सैलरी देंगे, हम यहाँ पे इतना पैसा कंफर्म देंगे, तो जो भी पार्टनरशिप डीड में हमने पहले से लिख रखा है और हमें लॉस हो गया, तो हम इस बात से नहीं मुकर सकते कि हम तुम्हें सैलरी नहीं दे सकते, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड में जो कुछ भी लिखा होता है हमें वो कैसे भी करके फॉलो करना पड़ता है। तो मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, इनके बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड को पहले चेकआउट करेंगे। पार्टनरशिप डीड पे ज़्यादातर 99.9% केसेस सॉल्व हो जाते हैं। अगर उसके बावजूद सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यही है। ओके, अब मान लो बी को सैलरी हमने 60,000 लिख रखा है एग्रीमेंट में कि हम उसे 60,000 कन्फर्म देंगे ही। पार्टनर बी सैलरी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमने क्या करा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बी को हमें सैलरी देनी ही है, अगर हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम उन्हें 60,000 सैलरी कन्फर्म देंगे ही। तो पार्टनर बी सैलरी हैज़ टू बी पेड इफ़ देर इज़ अ लॉस। अगर हमें लॉस होता है तो भी हमें बी को सैलरी देनी ही पड़ेगी। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो बी है, बी तो बिजनेस पार्टनर है, इसको हम सैलरी दे रहे हैं, लॉस होने के बावजूद दे रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने क्या कहा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल मैंने दिया ही, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो बी की सैलरी है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नेवर बी डेबिटेड विथ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो पार्टनरशिप डीड है वो किसी भी एंगल में हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे पार्टनर्स ने साइन कर रखा है। अगर ए और बी में डिस्प्यूट होता है तो हम लोग सबसे पहले एग्रीमेंट को देखेंगे, उसके बाद हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तरफ जाएंगे जिसमें बहुत सारे कंडीशंस लिखे गए हैं। एट लास्ट अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तब हम कोर्ट के पास जाएंगे। ये सब जो स्टेप्स है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, एग्रीमेंट का, और ये सब जो कंडीशंस है, कोर्ट है, ये सब अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो हम लोग सीधा यहाँ जंप नहीं कर सकते हैं, कारण जब हम लोग बीच के जो स्टेप्स है उसको मिस आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ए और बी मान लो पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने अपना बिजनेस का नाम रखा है ए एंड बी एंड सन। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, केस बहुत सारे केसेस है। पहला केस में हम लोग लेंगे प्रॉफिट मान लो 3 लाख रुपीज़ है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से ए और बी को 2:1 रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटना है। तो ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 2 लाख और बी का प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग नोट करके दिखाया है। और नीचे क्या कहा जा रहा है, बी कांट से शेयर द प्रॉफिट इक्वली बिकॉज इन एग्रीमेंट देयर इज रिटन 2:1 इन द रेशियो। बी आगे चल के ये नहीं कह सकता है कि मुझे प्रॉफिट इक्वली चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट में यहाँ साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि उनका रेशियो 2:1 है। तो ये हो गया पहला केस। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, अगर मान लो केस ले लो एक,
कि अगर हमें प्रॉफिट होता है 3 लाख रुपीज़ का और एग्रीमेंट में हमने क्या मेंशन कर रखा है कि ए और बी जो है इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो हम उसको 3:2 रेशियो में बांटेंगे। तो ए का टोटल हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कितना उसका शेयर बन रहा है। तो 3 लाख हमारा प्रॉफिट है, उसका रेशियो है 3, तो 3 लिखेंगे और 3 × 5 तो 5 से उसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,80,000। ओके, उसके बाद बी का भी हम सॉल्व आउट करेंगे तो बी में हमारा जब हम लोग काटेंगे इसको तो 1,20,000 आएगा। क्लियर। केस 3 क्या है, प्रॉफिट हमारा 3 लाख है और हम लोगों ने कहा है कि हम इक्वली इसको बांटेंगे। तो ए और बी का 1:1 है तो 3 लाख का हाफ कर देंगे, 1.5 लाख दोनों के शेयर में बढ़ जाएगा। केस 4 क्या है, हमारा प्रॉफिट 3 लाख है लेकिन एग्रीमेंट में हमने लिखना भूल गए हैं, हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं है, तो हम लोगों को प्रॉफिट उस टाइम पे इक्वली शेयर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो हमारा 99.9% जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व आउट कर देता है। क्लियर।